अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और सुबह से आज मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। भाई सुबह से क्या, मैंने तो कल रात भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मैं यही सोच रही थी कि मैं आज बना लूंगी, आज कर लूंगी और उसके बाद अब जाकर फुर्सत मिली है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही थी, तो जी हाँ, मैं विंडो शॉपिंग के लिए मॉल गई हुई थी। अब पैसे वैसे तो है नहीं, आपको तो पता है हम पाकिस्तानियों के पास पैसा कहाँ होता है। तो इसलिए जी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा चलो विंडो शॉपिंग ही करके आ जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें और कौन कौन सा ऐसा सामान है जो मेरी औकात में नहीं है। तो मुझे पता लगा कि मैं कुछ भी नहीं ले सकती, तो इसलिए बस मैं वहां पे छोले भटूरे खा के वापस आ गई। जी हाँ, छोले भटूरे हमारे यहाँ भी मिलते हैं। जो इंडियन हमें देख रहे हो, सुन रहे हो और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में छोले भटूरे नहीं मिलते, तो ये आपकी गलत फहमी, खुश फहमी और पता नहीं कौन कौन सी फहमी जो है वो चल रही है। बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो जी अभी तो आपने रिसेंटली देखा ही कि डॉक्टर जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया, और वो भी किसके बारे में, भाई लोग के बारे में। उन्होंने कहा हर जगह भाई लोग घुसे हुए, हर जगह भाई लोग ने अपनी नाक डाली हुई है, हर जगह भाई लोग ने अपनी टांग फंसाई हुई है। और हर चीज का जो पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ पांव नाक कान है तो वो भाई लोग है। ऐसा कहा जी डॉक्टर जयशंकर ने। तो जाहिर है कि फिर हमारे यहाँ जो लोग बैठे होते हैं टॉक शोज में फौजी बूट लेकर, जी हाँ, उनको तो बहुत बुरा लगा है और उनका कहना है कि भाई भारत ने ऐसे कैसे हमें कह दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसल वाडा साहब का एक और भी स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है, और ये जैसे आप जानते हैं कि ये सेनेटर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रहे हैं, और भाई लोग के तो बड़े ही लाडले। तो जी मैंने जब टीवी शो किया था, इनके इनके खिलाफ तो नहीं था, लेकिन खैर इनके बारे में था कि ये किस तरह से भाई लोग के पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं अपने नौकरों के नाम कर करके, और रिपोर्ट भी चलाई थी, सब कुछ किया था। तो उसके बाद इनको तो कुछ नहीं हुआ जी, इनकी तो और प्रमोशन हो गई। मुझे चैनल वालों ने कहा टाटा बाय बाय, दोबारा मत आना। तो अब बात सारी है, फैसल वाउडर साहब का कहना ये कि पहले -1 की बात हो रही थी, यानी -1 मतलब ये कि पीटीआई में से इमरान खान को माइनस करके और उसके बाद किसी और को लाया जाए। लेकिन अब फैसल वाउडर साहब जो ये फौजी बूट लेकर टॉक शो तक में बैठ चुके हैं और अक्सर सर पे ही फौजी बूट लेके घूम रहे होते हैं, इनका कहना ये है कि अब -1 नहीं, पूरी पार्टी की जो है वो माइनस कर दी जाएगी, यानी कि पूरी पूरी पार्टी माइनस कर दी जाएगी। पता नहीं कौन सी फिल्म देख कर ये आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तो हमें फिलहाल जो फिल्म हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि वो अक्षय खन्ना और संजय दत्त की जो नई फिल्म आई है, खैर अभी तक हमें मिली नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास लिंक हो तो प्लीज भेज दिएगा। तो उस फिल्म की वजह से यार मुझे इस बार, आपको पता है कि मुझे न्यू ईयर पार्टी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो म्यूजिक है, उसमें जो अक्षय खन्ना जो इस तरीके से डांस कर रहे हैं, तो वो देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे अपने तमाम दोस्तों को जो इस्लामाबाद में है उनको बुला लेना चाहिए और हमें वो म्यूजिक लगा कर और फिर उसके बाद पार्टी करनी चाहिए कि जी हाँ, नया साल कुछ अच्छे से सेलिब्रेट हो। लेकिन खैर देखते हैं उस वक्त तक क्या होता है। अभी तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कभी कुछ किसी को टेंशन आ रही है, कभी किसी पे टेंशन आ रही है। लेकिन बहरहाल बात हम कर रहे थे जी इमरान खान की, और इमरान खान साहब जो है उनकी एक पुरानी ट्वीट है जो कि मेरे ख्याल है 2023 की है, वो ट्वीट भी सामने आई है। और उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि जी गवर्नमेंट ने, उस वक्त जो गवर्नमेंट आई थी उसने इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाल दिया था। तो इमरान खान ने उस पर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया था कि आपने मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया है, मैं तो वैसे भी मुल्क से बाहर नहीं जाने वाला हूँ, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट बाहर है, ना कुछ है। ऐसी बातें इमरान खान साहब ने की। वैसे अगर यही बात अगर जरदारी साहब या फिर पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब, उसके साथ उनके साथ जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और कई दूसरे लोग, अगर इनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाए तो कैसा रहे। यकीनन अभी तक हमने जिनको भागते दौड़ते देखा है कंट्री से, उनमें तो खैर यही लोग आते हैं। इमरान खान जो है वो अभी तक मुझे तो कहीं जाते हुए नहीं दिखे। लेकिन बहरहाल अगर कोई चाह रहे हैं, अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या कोई भी ये चाह रहा है कि इमरान खान कहीं बाहर चले जाएं, तो वो तो मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में हर हर तरफ से एक तरह की डिक्टेटरशिप जो है वो तो रही ही है। अभी आपने रिसेंटली भी देखा कि हमने जो एक शो किया था और हमने जिस तरह से बात की थी, जो इस वक्त के डीजीआईएसपीआर साहब हैं उनके फादर को लेकर, और मैं तो खैर डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे कि वो कहीं ना कहीं अलकायदा से जुड़े हुए थे। तो उसके ऊपर जो है वो हमारे साथ जो यूट्यूब चैनल पे काम किया करते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, वो बड़े नाराज हो गए थे और उनका कहना था जी ऐसे कैसे उनको कह दिया। तो बात सारी ये कि भाई बात तो सच्ची है, अब किसी को बुरी लगे तो हम क्या कहें। लेकिन उनका ये भी कहना था चीमा साहब का कि जी अगर उनके फादर जो है वो अलकायदा के साथ या किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं तो फिर उसमें उनका क्या कसूर है। तो मुझे ये भी बता दीजिए कि जब जो है वो अहमद नूरानी
आर्टिकल लिखते हैं या अहमद नूरानी बात करते हैं तो उनके भाइयों को उठा के क्यों ले जाया जाता है, इसलिए कि अहमद नूरानी तो यहाँ अवेलेबल है नहीं। अगर असद तूर जो है या असद तूर या आरजू काजमी या फखर यूसुफजई और इस तरह के मतीउल्लाह जान और दूसरे जर्नलिस्ट जब यहाँ पर बात करते हैं तो उनके साथ साथ उनके पूरे खानदान के बैंक अकाउंट को ब्लॉक क्यों कर दिया जाता है। असद के साथ तो खैर ये तक हुआ कि असद जिसे तोते खरीदा करते थे उस तोते वाले का भी बेचारे का अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया कि तुम असद को तोते क्यों बेचते हो। और यही हाल यहाँ पे था कि मेरे पूरे खानदान का बैंक अकाउंट जो था वो ब्लॉक कर दिया गया। इसी तरीके से फखर का हुआ, ऐसे ही मतीउल्लाह जान को। तो जब आप क्या आपकी बारी आती है तो आप तो पूरे खानदान जो है उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो फिर अगर DGISPR साहब के फादर जो हैं वो अगर अब्बा जी उनका ताल्लुक रहा है अलकायदा से और उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हैं और ना सिर्फ सैंक्शंस लगी हैं, उनको पाकिस्तान स्टेट ने अरेस्ट भी किया है और उसके बाद से उनको जो है बिल्कुल ऐसे गुमनामी की जिंदगी वो गुजार रहे हैं कि उनको सामने नहीं आने दिया जाता। तो कोई मुझे बताएगा कि उनको फिर क्यों शामिल ना किया जाए। आप लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, आप तो एक के किए की सजा सबको देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया तो इनको कुछ ना कहा जाए। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। तभी मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की असेंबली की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जी। नेशनल असेंबली में किसी PTI के कोई साहब थे, उनके कुछ पैसे गिर गए जो कि ये देखिए 5-5 हजार के इतने सारे नोट जेब में रख के पता नहीं क्या घूम रहे थे और गिरा भी दिए। जब जो है उन्होंने यानी कि जो स्पीकर साहब ने पूछा कि किसी के ये पैसे गिरे हैं किसके हैं, तो वहां पे कम से कम 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये पैसे उनके हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए जिस असेंबली के अंदर इतने फ्रॉडिये बैठे हुए हैं जो किसी एक के पैसे गिरने के ऊपर 12 लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं, वो मुल्क को किस तरह से चला रहे होंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए और कहा ये जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक तरीके से यानी कि हिस्टोरिक बायलैटरल टॉक्स जो है वो दोनों के दरमियान हुई। अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कि आप हमारे आए हैं तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं और अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें क्या देंगे। इसलिए कि जाहिर है कि जब हम कुछ बनाते ही नहीं है सिवाय मामू बनाने के तो हमने इंडोनेशिया को क्या ऑफर की होगी। यकीनन अब ये बातें भी जो है वो होने लगी हैं। अभी बेचारे अभी आए थे, अभी उनको गए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लोग ये बातें करने लगे हैं कि जी उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आपने क्या फायदा लेना था, क्या उनकी भी जो प्लेन था उसके टायर उतारने थे, उनकी जेब काटनी थी, क्या करना क्या चाह रहे थे हमारे लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे 2-3 लोगों ने पाकिस्तान से फोन किया है और वो कह रहे हैं कि जी ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे लेकिन उसके बाद हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ दे के नहीं गए। हाँ, वो अपने आप को ले गए, अपना सामान वापस ले गए और साबुत चले गए, मतलब बगैर किसी परेशानी के बगैर। हमने बुलाया तो हमने इसीलिए था कि हमें इनसे कोई फायदा होगा, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये आ तो गए हैं लेकिन उसके बाद फ्री की रोटियां तोड़ के चले गए। तो फिर क्या किया जा सकता है। जाहिर है आपके पास कोई तभी आएगा, आपको कोई तभी फायदा होगा जब किसी दूसरे को भी फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है ना वन वे ट्रैफिक जो है ये चलती हुई मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देखी है कि जी आप जो है वो हर एक को जो है वो फायदा दे दें, हर एक के साथ मदद कर दें, हर एक के साथ काम कर लें और जब आपकी बारी आ जाती है तो वो कहते हैं जी सॉरी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद मोहताज बैठे हुए। तो इस किस्म की बातें जो है वो आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आती हैं। बहरहाल इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के ऊपर काफी हल्ला जो है वो मचा हुआ था और कहा जा रहा था जी इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जो है उनके आने के बाद फौरन ही मेरे ख्याल है पहले लंच या पहले डिनर के बाद ही जो है वो पाकिस्तान स्टेट को ये लगने लगा कि जी ये तो किसी खास काम के थे नहीं और इनसे तो कुछ फायदा हुआ नहीं है। तो भाई फायदा तो तभी होगा जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स जो हैं उनको शांत कर देंगे, दोनों के बॉर्डर्स को जो है वो वहां पर अमन होगा और आप दोनों को आंखें नहीं दिखा रहे होंगे, दोनों को धमकियां नहीं दे रहे होंगे, तब जाके कोई काम आगे बढ़ेगा, तभी ट्रेड होगी और तभी हालात सही होंगे। इस वक्त तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हिंदुस्तान तो पहले ही हमसे नाराज है और ऑपरेशन सिंधु 2 बोल बोल के उन्होंने जो है ना हमारे कान पका दिए कि हर वक्त बोलते रहते हैं हम तो एकदम तैयार हैं, हम तो एकदम तैयार है। अरे भैया आप क्या एकदम तैयार हैं, आराम से बैठिए ना, देख नहीं रहे अभी हमारे कान के नीचे 2 मार मार के जा रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, अफगानिस्तान वाले। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की अगर हम बात करें
तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ इस वक्त टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है एक बार फिर एक्टिव हो गया है। उसके साथ साथ उन्होंने जी वहां पर जो है वो पूरा जो हमारा फ्रेंडशिप गेट था और पता नहीं कौन सा गेट था, जैसे हम ये बताते थे कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे में सही है, हमारा पांचवा सूबा है, न जाने क्या क्या कहानियां करते थे। तो जी वो उन्होंने बिल्कुल सील कर दिया है, मतलब अब खोलने का कोई इम्कान नहीं है। और वो दिन भी दूर नहीं जब वो वहां पर एक और दीवार, चीन जैसी कोई दीवार बना देंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि बस तुम उस तरफ और हम इस तरफ। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो इस वक्त फिलहाल थोड़े बहुत जो रह गए, जो बिजनेस कमेटी के लोग रह गए, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। पहले तो भारत ने ट्रेड बंद कर दी, वहां से उनको पैसा मिलना बंद हो गया, वहां से काम होना बंद हो गया, और अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ट्रेड बंद है, उससे भी लोगों का नुकसान हो रहा है और मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी परेशान है कि अब वो करे तो क्या करे, इसलिए कि जाहिर है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो तिजारत हो रही थी या जो बिजनेस किया जा रहा था वो बंद हो चुका है, भारत ने पहले ही बंद कर दिया है। तो अब हम करें तो क्या करें? नहीं, हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ तासुर जो है वो मिल रहा है हमारे लोगों से। अब देखते हैं कि जी ये आगे किस तरह से चलते हैं। फिलहाल तो इन्होंने बहरहाल यही कसम खा के रखी है कि जी हमने सुधरना नहीं है। साथ साथ दूसरों पे एतराज करने का, क्योंकि हमें खास बीमारी है हमारे यहाँ लोगों को, और ये आपको 90% पाकिस्तानियों में मिलेगी। मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई अपनी जिंदगी कैसे भी जी रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप छोड़ दिए उसको उसके हाल पे। नहीं, ये बैठ बैठ के सबको जो है वो कहानियां सुनाते हैं और उसके बाद एतराज करते हैं कि जी इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया और इन्होंने वैसा कैसे कर लिया। और यही हाल ये उस वक्त भी शुरू कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो बड़ी कंट्रीज को नहीं बोलते, इसलिए कि उनको पता है कि अगर सऊदी अरेबिया को कुछ कह दिया तो सऊदी अरब ने जो पैसे दे रखे हैं या जो हमने उनको वापस ही नहीं किया $5 बिलियन, वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला खेल जो है वो हम सिर्फ वहां तक खेलते हैं जहां तक हम अफोर्ड कर सके। जैसे कि भारत भारत ने तो हमें एक टका नहीं दिया है, ठीक है, तो भारत को हम कुछ भी बोलते हैं बैठकर, हमें पता है मोदी जी ने कौन से हमारे फंड बंद कर देने। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर कोई और कंट्री ऐसी बात करे, खासतौर पे ऐसी कंट्री जिससे कि हमने पैसा वैसा पकड़ रखा हो, जिसमें कि या आगे पैसा और लेने का इम्कान हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया, तो उसको हम कुछ नहीं कहते। यानी सऊदी अरेबिया के बारे में हम बिल्कुल खामोश रहते हैं। लेकिन हाँ हमारी जो लोकल लोग हैं, यानी जो लोकल हमारी कह लीजिए जो जनता हमारी है, तो वो जरूर जो है एतराज करती है। अभी जैसे एक नई खबर जो आई वो ये कि जी सऊदी अरेबिया ने जो है वो कहा है कि जी अल्कोहल जो है वो उन्होंने लीगल कर दिया है नॉन मुस्लिम्स के लिए। और अगर आप जो है 13,000 यानी $13,000 अगर आप कमाते हैं और आपकी $13,000 आपकी अगर सैलरी है या आपको पेमेंट मिलती हो, तो आप जो है वो अल्कोहल सऊदी अरेबिया में ले सकते हैं। और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि थर्ड स्टोर जो है वो ऐसा बनाया गया है जहां पर के सऊदी अरेबिया में, जहां पे के ये आपको अल्कोहल मिल जाएगी अगर आप नॉन मुस्लिम है और आपके पास परमिट है और आप $13,000 कमाते हो, तो यकीनन आपको जो है वो ये आप ले सकते हैं। अब उसके ऊपर हमारे वाले हाँ है, कैसे लोग हैं, शर्म नहीं आती, खाने काबा वहां पर है और वहां पर क्या क्या है, और उसके बाद ये मक्का मदीना में बैठ के जी शराबे बेचेंगे, शराबे पिलाएंगे। अरे भाई तो वहां जो हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं, क्या वो ड्रिंक नहीं करते कभी? क्या उनको आपने कभी नहीं देखा? सबके सब बिल्कुल ही ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, या ये खुद सऊदी अरेबिया के लोग जो हैं क्या ये लोग नहीं पीते? लेकिन खैर हमें एतराज रहता है, और भाई आप खुद ना पिए वो आपकी अपनी एक चॉइस है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई यूरोपियन हो या कोई किसी और कंट्री का हो, कोई इवन जैसे कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि नॉन मुस्लिम्स को देंगे, हालांकि नॉन मुस्लिम से ज्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम पीते हैं। अगर आप पाकिस्तान में आए और आप किसी एम्बेसी में जाएं, कोई किसी यूरोपियन एम्बेसी में चले जाएं या किसी ऐसी एम्बेसी में चले जाएं जहां पे अल्कोहल मिलती हो, चाहे वो इंडियन एम्बेसी क्यों ना हो, और उसके बाद चाहे वो यूरोपियन अमेरिकन कोई भी ऐसी कंट्री हो जो कि अपने इवेंट्स में या अपने फंक्शंस में अल्कोहल सर्व करती हो, तो आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तानी वहां बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और उसके बाद इतना पीते हैं, इतना पीते हैं कि उन बेचारों का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री का इवेंट हो जहां पे अल्कोहल सर्व नहीं होगी, तो वहां पर आपको बहुत कम पाकिस्तानी दिखेंगे, वहां पे इतना क्राउड नजर नहीं आता। जबकि ऐसी ऐसी एम्बेसीज और ऐसी कंट्रीज की एम्बेसीज जहां पे अल्कोहल सर्व होता है, वहां पे आपको बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो जी बड़ी इस्लामिक कंट्री हैं और जी हमें बड़ा एतराज हो रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अल्कोहल को जो है वो लीगल कर रहा है। पाकिस्तान को भी अल्कोहल को लीगल कर देना चाहिए।
اس لیے کہ یہاں پہ جتنے لوگ پیتے ہیں ہمارے تو ملا مولانا تک پیتے ہیں اور اس کے بعد ٹاک شو میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہماری اگر اس کو لیگل کر دیں گے تو کم از کم ٹیکس ویکس تو لے پائیں گے نا. ٹیکس تو لے نہیں پاتے, لیکن بہرحال یہ تمام سسٹم چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے, جو نہیں پیے گا اس کے اوپر نام لگاتے رہیں گے کہ جی وہ تو جی الکوہول پیتے ہیں, جی وہ تو ایسا کرتے ہیں, وہ تو ویسا کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا, بڑا ہی نمازی, بڑا ہی ریلیجیس بتاتے ہیں. سب سے بڑے فراڈی یہی ہوتے ہیں. یہ جتنے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیجیس بتائے نا کہ جی اتنے ٹائم نماز پڑھنی چاہیے, تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے, اتنے روزے رکھنے چاہیے, تو ایسا کرنا چاہیے, آپ کبھی لوگوں کو چیک کریں تو سب سے بڑے فراڈی یہی ہوتے ہیں. جتنا کچھ منع کیا گیا ہے جیسے اسلام میں بھی کہ جی دوسرے کی بارے میں غلط نہ بولو, دوسرے کی غلط بات پہ اس طرح سے لوگوں میں پھیلاؤ مت, وہ نہ کرو, یہ لوگ یہ تمام کام کرتے ہیں. اس کے بعد جھوٹ بولنا, لوگوں کے بیچ میں جھگڑا لگانا, اس کے بعد لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا, جھوٹ بولنا, جھوٹی باتیں پھیلانا, سب کچھ یہ کرتے ہیں. اور پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس اب یہ 5 وقت نماز پڑھ کے تو شاید ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن میں بتا رہی ہوں ایسا نہیں ہوتا. تو بہتر یہ کہ اپنے آپ کو انسان کا بچہ بنائے, وہ زیادہ صحیح رہے گا. لیکن بہرحال ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو اب وہی لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی لگے ہوئے ہیں اور سعودی عربیہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں کہا جا سکتا. اگر گورنمنٹ لیول پہ کہا تو سعودی عربیہ کے MBS جو ہے انہوں نے دوسرے دن ہم سے وہ پیسہ مانگ لینا ہے, $5 بلین, جو ہم ان کا واپس نہیں کر رہے اور کسی طریقے سے ہضم کر جانے کے چکر میں, بلکہ اس چکر میں کہ دوسری گورنمنٹ آئے گی اس کے سر ڈال دیں گے, ہم تو نکلیں. تو یہاں پر تو جی اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں. لیکن خیر ہمارا جو ایک طریقہ ہے ہم لوگوں کے یہاں کے جی ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو بہت زبردست ایسے بتانا ہے جیسے بھائی ہم سے بڑا فرشتہ تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ دوسرا جو ہے اس نے جہنم میں جانا ہے, مطلب ہم نے کہاں جانا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہاں دوسرا جہنم میں جانے والا ہے یہ ہمیں پکا پتا ہے. تو یہاں پر جب تک ان چیزوں کو اسی طریقے سے لیا جائے گا, پبلک کے دماغ میں جو باتیں بھر دی گئی ہیں جب تک ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, جب تک آپ اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ نہیں کریں گے اور ہر جگہ پر آپ یہ بتائیں گے کہ جی ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں اور ہم تو بہت چودھری ہیں مسلمان کنٹری کے اور ایسے ویسے, تب تک ہمارے یہاں یہ پرابلم جو ہے وہ چلتی رہے گی اور کہیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گی. لیکن بہرحال MBS نے کون سا ٹویٹر چیک کرنا ہے یا کون سا دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستانی کیا بول رہے ہیں, شاید اس وجہ سے بھی ہمارے لوگ جو ہیں بڑھ بڑھ کر بات کر لیتے ہیں. بات کریں گے ہم ایک بار پھر MQM کی, اور MQM کے جو ایک لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, ویسے تو MQM تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے, یہ ایک چھوٹی موٹی گروپ رہ گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید PTI کا بھی یہ لوگ یہی حال کرنے والے ہیں, اور PTI بھی جو ہے وہ ایک زمانے کے بعد جو ہے شاید ایسے ہی رہ جائے جیسے MQM ہے. تو جی ان کے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے شکر کریں گے فوج صرف پریس کانفرنس کر کے جواب دے رہی ہے, ورنہ اس سے بہت کم گناہ کرنے پر مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہی ہیں. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ سائرہ بانو جو ہے جو کہ پولیٹیشین, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, وہ یہ کہ پوری پریس کانفرنس کو بوری میں بند کر دیا. واہ جی ہاں, یہ وہی MQM ہے جس نے کراچی میں اور کئی جگہ پر لوگوں کو بوریوں میں بند کر کر کے مارا ہے, اور کس طرح سے کراچی کا حال تھا اور سندھ کا حال تھا. اور MQM اس بارے میں بڑی مشہور تھی کہ ذرا سے کوئی بات ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو مارا اور بوری میں ڈالا اور لوگوں کی بوری میں بند لاشیں ملا کرتی تھی. اب یہ ایک طرح سے یہ بات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ یہ بھی بھائی لوگ کیا کرتے تھے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے پریس کانفرنس صرف کر دی ہے اور فوج نے جواب دے دیا ہے, ورنہ اس سے بہت کم باتیں ہونے پہ ان کا خیال ہے کہ بائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈا کرتی تھی. مطلب یہ کہ یہ مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے سندھ میں یا کہیں, وہ بھی بھائی لوگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بوری میں بند لاشیں جو ملا کرتی تھی وہ بھی بھائی لوگ ہی کیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں, اور مصطفیٰ کمال MQM جو کہ پاکستان اسٹیٹ کی بنائی ہوئی ہی پارٹی ہے, ان کے لوگ اب یہ باتیں کرنے لگے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, یہ سارے کے سارے مل کر وہ تھی نا وہ گورنمنٹ والی آنٹی, یہ سارے مل کر چے بنا رہے. مطلب یہ ساری کی ساری پارٹیز, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, PMLN ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے جتنی پارٹیز ہیں ساری کی ساری مل کر جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں الٹا سلٹا بول رہی ہیں. اور اس کے بعد ان کے کئی کلپ جو ہیں وہ بھی وائرل ہیں سوشل میڈیا پر, جیسے لوگ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کب کب کیا کیا باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کہا نہیں, یہ تو وہ کہہ رہا ہے, وہ تو وہ کہہ رہا ہے, اور سب ایک دوسرے کے کلپ لگا رہے ہیں. اور اس سے لیکن ہو کیا رہا ہے, بجائی ایک ہی کی جا رہی ہے. اور وہ کس کی مطلب بینڈ کس کی بجائی جا رہی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جتنی پارٹیز کے جتنے پارٹی لیڈرز کی کلپ وائرل ہو رہی ہیں پچھلے 3-4 دن سے,
وہ سب کے سب بینڈ ایک ہی پارٹی کی بجا رہی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. وہ کہتے رہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں نہ گھسیٹا جائے، جبکہ لوگ تو گھسیٹ کے انہیں پالیٹکس سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھاگ بھاگ کے پھر اندر چلے آتے ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور بہت جلد پھر ملاقات ہوگی آپ سے. جب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.